हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ स्वागत है। और अपने क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही थी और इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं और कुछ क्या है चल रहे हैं। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिए आप। विवाह 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 विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना। देखो, विवाह जानते हो कबूल है या सात समुंदर पार आए। विच्छेद मतलब दो दिल अलग होने वाली बात की गई है। और गोद लेना, तीन बातें, विवाह विच्छेद और गोद लेना। ये संविधान की सातवीं अनुसूची की किस सूची में लिखे गए? संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है या राज्य सूची में? इसकी बात की गई कि किस में लिखे गए हैं। संघ सूची में लिखे गए हैं, समवर्ती सूची में लिखे गए हैं या राज्य सूची में। तो देखो, विवाह की बात करें, विवाह अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है विवाह के। गोद के अलग नियम है, तलाक के तो एक ही नियम चल रहे हैं पूरे भारत में। परंतु जो ये विषय है, ये विषय समवर्ती सूची का है, न केंद्र सूची का है। केंद्र सूची का अर्थ ध्यान रखना क्या होता है? संघ सूची, न राज्य सूची का है। और ये किसका है? समवर्ती सूची का क्या है? विषय है। और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें 20 नंबर पर यही लिखा गया है। समवर्ती सूची के किस नंबर पर यही लिखा गया है? तो 20 नंबर पर यही लिखा गया है। सॉरी, 20 नंबर पर नहीं है, समवर्ती सूची के नंबर 5 पर यही लिखा गया है। समवर्ती सूची के नंबर 5 पर यही लिखा। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनकी 5 नंबर विषय यही है, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह जानते हो, जैसे मैं बताऊं कि दुनिया सुलझा चुकी थी मुझे थपक के, दुनिया सुलझा चुकी थी मुझे थपक के, जगा दिया तेरी पायल ने खनक के। तो विवाह की बात समझ गए। तो समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची के किस नंबर पर? 5वें नंबर पर लिखा है विवाह विच्छेद और गोद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखो, केंद्र सूची में बार बार आ रही है। संघ सूची का अर्थ केंद्र सूची होता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। कौन सा विषय किस सूची का विषय? तो देखो, इसमें पहली बात की गई है केंद्र सूची, और एक तरफ क्या देख रखा है? मिलान दे रखा है। संघ सूची, देखो आपने सुना होगा जनगणना की बात सुनी होगी। और जनगणना किस मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। गृह मंत्रालय किस में आता है? केंद्र सरकार में। तो ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। इसके बाद बात करें पुलिस। देखो, पुलिस की भर्ती कौन निकालती है भाई? राज्य सरकार निकालती है, राज्य सरकार करवाती है। तो पुलिस एवं सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो किस में आती है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में आता है कौन? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या कंट्रोल। सुना होगा बिननी राको टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। तो जनसंख्या नियंत्रण, इसका आपको ध्यान रखना है। वैसे माहौल कुछ तो बहुत उदास बैठे हैं, बोले नंबर ही नहीं आ रहा, जनसंख्या कहाँ बढ़े। और परिवार नियोजन,
ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब देखो यहां एक शब्द है अवशिष्ट सूची। कौन सा शब्द है? अवशिष्ट सूची। इस सूची का अर्थ यह होता है कि जो विषय न समवर्ती सूची में है, न राज्य सूची में है और न संघ सूची में, ऐसे कुछ विषय होते हैं, उन विषयों को क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं या अवशिष्ट सूची कहते हैं। और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से होता है। और देखिएगा अवशिष्ट सूची अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष जो अनुसंधान है इसका उल्लेख न तो संघ सूची में किया गया है न समवर्ती सूची में किया गया है, और ये क्या है? एक अवशिष्ट विषय है। तो देखिएगा 1 नंबर में क्या होगा भाई? 3 नंबर होगा। 1 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 1 नंबर। 3 नंबर में क्या है? 4 नंबर। और 4 नंबर में क्या है? 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2। आई बात समझ में? एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो बताएं कि प्यास ऐसी थी मुझे कि सारे समुद्र पी जाऊं, प्यास ऐसी थी मुझे कि सारे समुद्र पी जाऊं, और नसीब ऐसा था कि मौजूद जहर भी नहीं। ये क्वेश्चन को देखकर ऐसा ही लग रहा है। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, और आंसर हो गया क्या आपका? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बताए देखिए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। बताएं देखें, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय थे? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची की बात की गई है, तो 11वीं अनुसूची की पहली बात तो बता देता हूं कि 11वीं अनुसूची जोड़ी कब? 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने हैं? 29 विषय। 29 विषय है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए हैं? 23। पहले कितने थे भाई? 18। 2010 में बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 23 कर दिए गए। तो सरपंच चुनाव चल ही रहे हैं, प्रचार चल ही रहा है। सरपंच के चुनाव बता देता हूं आपको, 2 चरणों में होते हैं। कितने चरणों में होते हैं? 2 चरणों में होते हैं। एक चरण में तो सरपंच आपके चरणों में होता है और दूसरे चरण में आप सरपंच के चरणों में होते हो। चुनाव चल रहे हैं। एक अपील बता देता हूं आपको कि वोट उसी को दें जो एक समझदार इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो, पर एक समझदार हो, जायज उम्मीदवार हो, उसको ही वोट दे, अन्यथा वोट ना दे, खुद खड़े हो ले। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय हैं। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए गए हैं? 23। और पहले कितने थे राजस्थान में? 18। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो एक तरफ क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, और एक तरफ संविधान की बात कि संविधान के किस भाग में क्या है, इस बात की उल्लेख की गई है। संविधान में के किस भाग में क्या है, इस बात का की गई है। तो मैं बताऊं, इसको उल्टा लेना है, या नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता किस भाग में है?
नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है, बात सही है। और भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख है? नागरिकता का। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसमें? संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद किससे किससे तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में है। और यहां क्या लिखा गया है? 6A लिखा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन किया गया है। ये डंडी पहले होनी थी पर क्या कर दिया? बाद में। तो यह भाग 6A लिख दिया और भाग 6A भारतीय संविधान में है ही नहीं। तो सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य की बात क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। और राज्य सरकार की बात की गई, यहाँ किसकी बात की गई है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार संविधान के किस भाग में है? 6 में। तो आंसर क्या हो गया भाई? सी नंबर का क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जैसे मैं बताऊं कि आपके दिल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 12 सेंटीमीटर का दिल और कितने भागों में पता ही नहीं। घर की ओर अलग है, बाजार की ओर अलग है, उसकी ओर अलग है। तो बात को सुनिएगा कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकान खोलो तो खुशबू से प्यार करो, फूलों की दुकान खोलो तो खुशबू से प्यार करो। यदि इस खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। तो देखिएगा संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया। तो संविधान ध्यान रखना 22 भागों में विभाजित है। संविधान में भाग कितने हैं? 22। पहले भी कितने थे? 22 थे। और आज भी कितने हैं? 22 है। संविधान में भाग टोटल कितने? 22। अब कुछ गाइड है, वो कितने भाग देती है? 25। 25 में वो क्या लिखती है? 4A लिखती है, 9A लिखती है और 14A लिखती है। ये ध्यान रखना सब भाग है, मुख्य भाग नहीं होकर क्या है? सब भाग। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में कुल भाग कितने हैं तो 22 है। 4A मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, 9A नगरीय निकाय और 14A की बात की जाए तो अभिकरण की बात की, कल बात की थी ना प्रशासनिक अभिकरण की, उसी की बात की गई है। तो संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22 है। जैसे मैं बताऊं, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 राज्य सरकार, भाग 5 केंद्र सरकार और भाग 6 राज्य सरकार। तो टोटल भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? 22। आंसर क्या करना है? 22 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उलझनों भरा क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। इसमें बहुत ये आरओ क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपी आरओ में, और 2016 में पूछा गया है। और ऐसे बहुत डीपली क्वेश्चन है। तो एक से संबंधित मेरे को एक शेर याद आ रहा है राहत इंदौरी साहब का, कि राज जो कुछ भी हो, राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना, राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, हाथ मिलाओ तो दबा भी देना। देखिएगा 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची,
4 अनुसूचियां हैं और 4 अनुसूचियों में क्या विषय हैं उसकी बात की गई है। 7वीं अनुसूची में मैं बता देता हूं आपको शक्तियों का विभाजन। अपन ने कल बात की थी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची किसमें थी, और शक्तियों का क्या है विभाजन किस अनुसूची में है भाई? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी 14 और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 22, या मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं तो 14 और वर्तमान में कितनी है 22। पॉइंट की बात करेंगे एक दिन। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया। और 10वीं अनुसूची क्या है दल बदल संबंधित, दल बदल 85वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और दल बदल संबंधित क्या बनाए गए थे कानून। ये 9वीं अनुसूची बताती था कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया था। सीधी बात है कि यदि यहां लिख सकता है कि भू राजस्व, किसकी बात है भू राजस्व संबंधित नियम बनाए गए। कौन से नियम बनाए गए भू राजस्व संबंधित। देखो भारत जब स्वतंत्र होता है ना तो एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के पास। ऐसा बताया जाता है कि भारत के 2% लोगों के पास, भारत के 2% लोगों के पास 98% भारत की भूमि थी। भारत की जो 2% पॉपुलेशन थी उसके पास 98% भारत का क्या था भूभाग था। और 98% लोगों के पास कितनी भूमि थी 98% लोगों के पास 2% भूमि थी। आई बात समझ। अब क्या होता है कि भू राजस्व संबंधित नियम बनाए जाते हैं और इस नियम में प्रावधान कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति जिस भूमि पर खेती कर रहा है वो भूमि उसी की होगी। और कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया, ये 9वीं अनुसूची द्वारा किया गया था। तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची भू राजस्व या विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल बदल। 1 नंबर में क्या है भाई 3 नंबर, 2 नंबर में क्या है 1 नंबर, 3 नंबर में क्या है 4 नंबर और 4 नंबर में क्या है 3 1 4 3 1। देखो 3 है 1 है 4 है 2, या कंफ्यूजन नहीं होना। देखो इसमें भी 3 1 2 4 है परंतु 2 4 नहीं, क्या लिखा गया है 4 2 और आंसर क्या होगा भाई सी। आंसर क्या होगा सी होगा। तो ले लें स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट नहीं ले तो इसकी पीडीएफ है जो आपको यूट्यूब चैनल ये इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल ये टेलीग्राम चैनल है उसमें बता दिया जाएगा, भेज दी जाएगी इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन है, एक तरफ सूचियां दी गई है 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची, और किस सूची में क्या विषय है उसकी बात दी गई है। देखो चतुर्थ अनुसूची की अपन ने कल बात की थी राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राजस्थान से 10 है, उड़ीसा से 10 है, आंध्र प्रदेश से 11 है, तेलंगाना से 7 है, यूपी से 31 है, गोवा से 1 है, मेघालय से 1 है। ये जो राज्यसभा सीटें हैं इनका बंटवारा किस अनुसूची के तहत 4वीं अनुसूची के तहत। अब देखो 6वीं अनुसूची क्या कहती है। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों की बात करती है और जनजातीय क्षेत्रों की भी किस क्षेत्र की बात करती है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों की बात अनुसूची करती है 6वीं। और अभी बात की थी 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची किसकी बात करती है भाषा, राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है 8वीं में। और 9वीं अनुसूची किसकी बात करती है भू राजस्व संबंधित नियम में करती है। अब देखो आंसर क्या होगा, 1 में क्या है भाई 3 नंबर और
2 में क्या है 4 नंबर, और 3 में क्या है 1 नंबर, और 3 में क्या है 2 नंबर, और 4 में क्या है 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, तो सी नंबर आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। तो ये बात था आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी पीडीएफ आपको इंस्पेक्टर एकेडमी के टेलीग्राम पर भेजी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? तो बताएं, देखिए किसमें होता है। बताएं, देखें। संविधान निर्माताओं के मध्य अनेक बातों को लेकर क्या होता था? विवाद होता था। विवाद बवाल ये होता रहता है। सुना ही होगा आपने कि वो चाय ही क्या जिसमें उबाल नहीं हो, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल नहीं हो, और वो दोस्ती ही क्या जिसमें बवाल नहीं हो। बवाल होकर भी एक भावना निकले, वही बात ये कहता है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान के जो निर्माता थे, उन निर्माताओं का मत, जो अलग अलग मत थे, अलग अलग बवाल थे, भी बात बताई थी कि वो चाय क्या जिसमें बवाल नहीं, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल नहीं। संविधान सभा के सदस्य सब एक थे, परंतु उनका जो विवाद भी था उनमें कुछ मतों को लेकर, परंतु उन कुल मिलाकर उनकी मूल भावना की बात की जाए कि उनकी मूल भावना क्या थी, वो भावना किसमें है, किसमें प्रतिबिंबित होती है, उनकी मत है या भावना है, वो किसमें प्रतिबिंबित होती है। तो देखो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल को कहते हैं। और यही भारतीय संविधान की आत्मा है। मतलब पूरे संविधान का जो मुख्य सार है वो किसमें दे रखा है? प्रस्तावना में दे रखा है, उद्देशिका में दे रखा है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है और सूची 2 है, और क्या करना है? सुमिलित करना है। भाग 1 को भाग 2 से क्या करना है? सुमिलित करना है। तो बताइए देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है क्या होगा? बहुत गहराई से क्वेश्चन है, दिल को छूने वाले क्वेश्चन है। जैसे मैं बताऊं आपको, किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हो, बाहर कौन है? तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को, बहुत गहराई वाले क्वेश्चन है। संविधान का भाग 15 समझ गए, 10 और 5 15, और 15 में किसकी बात की गई है? आज आप क्या दे रहे हो? वोट दे रहे हो, कल वोट है। कुछ जगह आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, कुछ 28 तारीख को मतदान है, कुछ के 2 तारीख को मतदान है, कुछ के 6 तारीख को मतदान है। और वोट कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया। संविधान का भाग 16 देखो, 10 5 15 और 1 16, और 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या किया गया है? विशेष उपबंध किए जाते हैं। देखो, संविधान का भाग 17 क्या है? तो 17 में किसका उल्लेख है भाई? राजभाषा का। और संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख है?
तो आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 से 360 तक अपन ने पढ़ी थी। अब देखिएगा ए नंबर में क्या आएगा भाई, एक में क्या है 4 नंबर है, 2 में क्या है 3 नंबर है, और 3 में क्या है 2 नंबर है, और 4 में क्या है 1। 4 3 2 1 और 1 4 3 उल्टा क्रम देखा गया है और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। 4 3 2 1 ये पेपर बनाने वाले ना बहुत टैलेंट व्यक्ति होते हैं। देखो 4 3 2 1 1 2 3 4 दोनों को उल्टा रख दिया। स्टूडेंट को क्या करते हैं ये कंफ्यूजन। हर एक क्वेश्चन को एग्जाम कोई भी हो आपको पूरा टाइम दिया जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से पढ़े, क्वेश्चन का उत्तर देखें और उसको सही से मिलान करें। मिलान करते वक्त पूरा ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आते आते भी क्या हो जाता है गलत भर दिया जाता है। मेरा एक स्टूडेंट था राजस्थान एलडीसी में, अच्छा स्कोर था परंतु एक ऑप्शन वो गलती करता है। 96 नंबर का क्वेश्चन उसने नहीं किया था और 97 नंबर से लेकर लगातार किए थे उसने। अब हुआ क्या, भरते टाइम वो 96 नहीं छोड़ पाया, 97 98 उसने पता है कि लगातार क्वेश्चन किए और वो एलडीसी में क्या हो गया, फेल हो गया। तो भरते वक्त भी आप क्या रखें, क्वेश्चन का पूरा ध्यान रखें। 4 3 2 1 तो ये था 59 नंबर का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं और एक तरफ भाग में क्या दिया गया है कि किसका उल्लेख किया गया है, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो बताओ देखिए इसमें क्या होगा। देखिएगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोल सकते हैं, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोल सकते हैं। संघ सरकार, ये क्या है, संघ बोल सकते हैं या संघ सरकार बोल सकते हैं। और आपात उपबंध, आपातकालीन शक्तियां। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है भाई, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस में है, तो भाग 4 ए में है। संघ सरकार किस में है भाई, तो भाग 5 में है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। आपातकालीन उपबंध किस में है, भाग 18 में। और आपातकालीन उपबंध लग जाए, जैसे लॉकडाउन लगता है ना वैसी स्थिति रहती है सेम। और फिर होता है कि जैसे रूठा तो ऐसे है देश कि जैसे नई दुल्हनिया रूठी हो। लगा होगा आपको 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि पूरा देश ऐसा रूठा है जैसे कोई नई दुल्हनिया रूठ गई हो। तो बात को सुनिएगा, क्वेश्चन कर दिया। देखो किसका मिलन किससे है। 1 नंबर में क्या होगा भाई, 2 नंबर है, 2 में क्या है 1 है, 3 में क्या है 4 है, और 4 में क्या है, और बेटी गया काम 2 1 4 3, 2 1 4 3। आज काफी समय बाद एक मिलन हुआ है, 1 4 3। दुल्हनिया का नाम आते ही तो मिलन हो ही जाता है, दिल अटैच करता है ना वैसे डायरेक्ट ही। ऐसे लगता है उसके नसों में मेरा रक्त है, मेरी नसों में उसका रक्त है। तो 1 4 3 वाला फॉर्मेट बैठ गया, ये तो याद हो ही जाएगा आपको। कन्फर्म में क्वेश्चन ही रख लेंगे आप। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से कर दिया सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कहीं मिलान होता है, कहीं मिलान नहीं होता है। कई बार मिलान करना पड़ता है और कई बार एग्जामिनर मिलान करके देता है और उसमें देखना पड़ता है कि सही संस्कार किसके मिले हैं कि किसके नहीं मिले हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि कई बार घर वाले शादी कर देते हैं पर वो मामला चलता नहीं है, क्योंकि वो मिलान है जो एकदम सही नहीं होता। आई बात समझ में। तो यहाँ मिलान तो किए गए हैं पर मिलान
कुछ तो सही होते हैं, कुछ नहीं सही होते हैं, तो इन मिलानों में कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है? तो अभी अपन ने बात की थी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जनगणना भी बात की थी किस सूची का विषय है? संघ सूची। राज्यसभा सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है। किस अनुसूची में है? 4 नंबर की अनुसूची में बातें की गई है। और दल बदल संबंधित कानून किस अनुसूची में बनाए गए हैं? 10वीं अनुसूची में बनाए गए हैं। और आंसर क्या होगा भाई? राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अनुसूची द्वितीय दी गई है और ये मिलान क्या है आपका? सही नहीं है। ये मिलान अनुसूची 4 में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर आंसर हो गया इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंदर आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन, जो पैसा है वो खर्च करने की बात की है, किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाए, किस प्रकार से पैसा खर्च करें, किस प्रकार से नहीं करें, उसकी बात की गई है। वर्तमान में तो आर्थिक नियोजन चल ही रहा है आपका, चुनाव का माहौल है और सब कुछ फ्री में मिल रहा है। पनीर पकोड़ा भी आ रहा है, सब्जी पूड़ी भी आ रही है और पेग भी आ रहा है। और कल मैं कहीं जा रहा था तो उसने किसी गांव का नाम पूछ लिया कि भाई वहां जाना है, रास्ता बता। तो वो क्या कहता है, बता देता है। बताने के बाद हम पूछते हैं कि कितना समय लगेगा, तो वो कहता है कि जितना 3 पेग लेने में समय लगता है ना, उतना उस गांव पहुंचने में समय लगेगा। माहौल ऐसा हो रहा है चारों ओर, मतलब सोच नहीं सकते आप। ये भी फोगट की पी लो, 5 साल वो आपकी पियेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरी पी ली। तो भारतीय संविधान के आर्थिक नियोजन की बात की गई है। देखो, राज्य सरकार आर्थिक नियोजन नहीं करती भाई। अकेली पत्नी आर्थिक नियोजन कर सकती है? नहीं कर सकती है। अकेला पति आर्थिक नियोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन करती है? संघ सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये क्या करती है? आर्थिक नियोजन करती है। अर्थात आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय हो गया? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का क्या हो गया है? विषय हो गया है। और समवर्ती सूची का जो 20 नंबर का विषय है, समवर्ती सूची में जो टोटल विषय है उनमें जो 20 नंबर का विषय है वो क्या है? आर्थिक नियोजन है। तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखो भाई, एक रक्षा है, एक विदेश है, एक रेलवे है। देखो, पहली बात तो रेल की भी कर लेते हैं। रेल कौन बेच रहा है भाई? मोदी जी बेच रहे हैं। रेल मोदी जी बेच रहे हैं, तो किस विषय का? संघ सूची का। विदेशी मामले कौन याद कर रहा है यार? पता ही नहीं चल रहा। कोई सरपंच उम्मीदवार याद कर रहा है कि कोई और याद कर रहा है? पता ही नहीं चल रहा। आजकल जिंदगी ऐसी हो रखी है, लॉकडाउन लग रहा है जिंदगी में। अब देखो, विदेशी मामले, जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई अमेरिका के साथ समझौता है, तो अशोक गहलोत थोड़ी जाएंगे। कौन जाएगा? मोदी जी जाएंगे। तो विदेशी मामले भी किसके हैं? संघ सूची के। रक्षा, भारत और चीन के मध्य विवाद है। कभी राजस्थान के गृह मंत्री का स्पीच सुना उस बात पर कि चीन क्या कर रही है? ना। जवाब कौन देते हैं? रक्षा मंत्री देते हैं। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। यह भी किसका है? और कृषि,
कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि ध्यान रखना ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि। ये 3 है जो संघ सूची के हैं, कृषि है जो संघ सूची का नहीं है। समझ गए बात? और कृषि के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि यह तो बस वही जाने जिसके दिल पर गुजरी हो। यह तो बस वही जाने जिसके दिल पर गुजरी हो। क्या पता दर्द का आंसू के साथ क्या मिलन होता है। तो कृषि करने वाले ही बता सकते हैं कि कृषि का क्या महत्व होता है, कृषि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का किस रूप में घोषित की गई है? यह क्वेश्चन एक उच्च लेवल का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे या प्रियम्बल पढ़ोगे, तो उसमें लिखा हुआ एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। और इसका आंसर क्या होगा भाई? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ये प्रस्तावना के क्या है? भाषा लिखी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। किस कटु का प्रयोग करते हुए सही है? अब आजकल ट्रेंड यही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन इसी ट्रेंड के आते हैं, तभी तो कहते हैं ना इन क्वेश्चनों के चक्कर में हमारी जिंदगी पेरिस सी जिंदगी लाहौर बन गई। तो देखिएगा, संविधान का भाग 9 है, 8 है, 4A है, 9A है। देखो कौन सा भाग में क्या है, इस बात का उल्लेख किया गया। तो भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया? आपने जगह चुनाव चाले बार सरपंचा का, गड्ढे चक्रिया बन रही है, बैठे बैठे बीड़ा दे रहा छुटका, ले रहा मजा। बोबिया है गाड़ी की अगली सीट पर, कोई ना अगली सीट पर ही नहीं बैठे 5 साल पर वर्ड कभी काट से ना किया। संविधान का भाग 8 क्या कहता है? 8 से पहले मैं अगला लेता हूं। वैसे 8 है तो मैं बता देता हूं आपको। वैसे संघ क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात की गई है? संघ क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। संविधान का भाग 4A किसकी बात करता है? मूल कर्तव्यों की बात करता है। और संविधान का भाग यह है 9A, और 9A किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है। किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है। देखो 1 नंबर में क्या भाई? 3 नंबर। 2 नंबर में क्या भाई? 1 नंबर। और 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में 4 नंबर। और 4 नंबर में 2 नंबर। 3 1 4 2, 3 1 4 2 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार परिवर्तन किया गया भाई? एक बार परिवर्तन किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। कितने शब्द? 3। पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद।
देखो 3 शब्द जोड़े गए थे और कौन कौन से जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया तो पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद है, अखंडता है नहीं तो बात ही खत्म। कौन से शब्द, 3 भी दे सकता है, तीनों दे सकता था, परंतु कितने दिए, 2। एग्जामिनर बहुत टैलेंटेड होती है। आप जब पढ़ते हो तो ये कहते हो ना नींद आती है, बोले मैं तो सब्जेक्ट खोलना था मान या किताब खोलना था, नींद आवा लग जाए। तो पेपर बनाने वालों को पेपर बनाते वक्त नींद नहीं आती, क्योंकि आपा राशन टेका 8 तक है, 8 तक टेक कर आधी घंटा मोबाइल चला और फिर आप किताब खोलना, तो फिर तो लाडी नींद नहीं आ रही है। एग्जामिनर कम खाए और दिन में बना गिरे वो पेपर, मोबाइल कौन चला पहले, तो ये टेंशन नहीं करनी है था ना, कम खाया करो और कम सोया करो, पढ़ा ज्यादा करो, एनटीपीसी में नंबर आ जाए तो कोई तरह के सरपंचा में खड़े नंबर आ जाए था को, नहीं तो पूरी जिंदगी लहसुन सोलवा में गुजर जाएगी, ध्यान रखियो। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, देखो 1 और 3, 1 और 3 किसमें है, बी नंबर आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। अब देखो आगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताएं। देखिए क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक है, देशात्मक है या संसदात्मक है या अर्ध लोकतंत्रात्मक है। देखो शासन प्रणाली, शासन भारत में लोकतंत्रात्मक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदात्मक है। संसदात्मक प्रणाली क्या होती है, इसकी बात की व्याख्या करते हैं। जैसे कई बार सुना होगा आपने, ये लोकतंत्रात्मक, देशात्मक, कहीं रहो तुम और कहीं रहे हम, पर ये मोहब्बत है जो क्या रहेगी, चलेगी। आप चाहे दिल्ली चले जाओ, मुंबई चला जाओगे, यदि मोहब्बत है तो हम भी जरूर याद आएंगे आपको। तो देखिएगा, लोकतंत्रात्मक, देशात्मक, भारत में संसाधनात्मक क्या है, शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली है, संसदनात्मक शासन प्रणाली है। इस प्रणाली का अर्थ यह होता है कि जो व्यवस्थापिका है वो ही किसका गठन करती है, कार्यपालिका का गठन करती है। व्यवस्थापिका, भारत की संसद को क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अब देखो, लोकसभा सदस्य ही और राज्यसभा सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो व्यवस्थापिका भारत में किसका निर्माण कर रही है, कार्यपालिका का निर्माण कर रही है। आई बात समझ, नहीं आई। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में व्यवस्थापिका अलग चलती है, कार्यपालिका अलग चलती है। इस कारण वहां कौन सी प्रणाली है, अमेरिका में, यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षात्मक, और इंडिया में कौन सी है, संसदात्मक। इंडिया में व्यवस्थापिका सदस्यों द्वारा ही कार्यपालिका बनाई जाती है। कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वो व्यवस्थापिका का सदस्य कन्फर्म होता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका अलग है और कार्यपालिका अलग। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका नहीं बनाती। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वहां की लोकसभा राज्यसभा सदस्य नहीं बनाती, वो अलग ही चुन कर आता है। वैसे अपने एक वीडियो बनाया था राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें देखना सारी प्रक्रिया आसानी से आपको समझाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप है वो लंबी लंबी टेकता है, चाहे जिसको धमकाता है, उसे कहते हैं पावर, दम है खुद में। यहां लोग दूसरों के पीछे बैठकर भी, कुछ लोग तो इतने हरामी हैं कि किसी संस्था में नौकरी करके भी घमंड कर लेते हैं, चाहे खुद का कोई वजूद हो कि नहीं हो, बोले हम उसमें काम कर रहे हैं, बोले बड़ा रुतबा रहता है। अरे खुद का वजूद बनाओ, खुद का, दूसरों की नौकरी करने से घमंड मत करना। तो भारत में कौन सी संसद प्रणाली है, संसदनात्मक शासन प्रणाली है। आगे देखिएगा, संसद शासन प्रणाली में क्या होती है, व्यवस्थापिका किसका निर्माण करती है, कार्यपालिका का निर्माण करती है। देखो, हम भारत के लोग, हम भारत के
लोग। हम भारत के ही लोग हैं? नहीं हैं। कहीं पड़ोसी से तो नहीं आए ना, बोले पाकिस्तान से हैं बोलो। कुछ लोग पाकिस्तान चले जा सकते हैं, क्योंकि भारत की विदेश मंत्री भी कौन थी? हिना अंबानी थी। उसके चक्कर में कहीं आप चले जाओ, नहीं चले जाओ तो बताए ना कि हम भारत के लोग। क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो, भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें पहली बात यही आती है, क्या? हम भारत के लोग। और किसमें की गई है? ये क्वेश्चन 68 का आंसर क्या होगा? डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। बहुत अच्छा डीपली क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताए देखें क्या आंसर होगा। बताए देंगे फटाफट आंसर क्या है। समष्टिवाद है, समाजवाद है, अंतःक्रियावाद है या सार्वभौमिकता है? तो आंसर होगा सार्वभौमिकता। आंसर क्या होगा भाई? सार्वभौमिकता होगा। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव किए हुए व्यक्ति का मानव का क्या रहेगा? अस्तित्व रहेगा। सभी व्यक्ति अपना मानव या व्यक्ति का अपना क्या रहेगा? अस्तित्व रहेगा। ये बात कौन कहता है? सार्वभौमिकता कहता है। उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है। तुम मुझसे दूर क्यों हो, मैं तुझसे दूर क्यों हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत आपका ये कहता है कि प्रत्येक मानव का अपना क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। प्रस्तावना में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव है? धर्मनिरपेक्ष, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में अनेक धर्म है। शब्द देखना कौन सा? धर्म निरपेक्ष। भारत में अनेक धर्म है परंतु धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की, कोई नहीं है इसकी बात होती। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है परंतु धर्म निरपेक्ष से इसका कोई अर्थ नहीं है। धर्मानुपालना व्यक्ति की इच्छा पर, किस धर्म को आप मानोगे ये उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। बात ये भी सही है, बात ये भी सही है। परंतु धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कोई भी राज्य की सरकार भारत में ये नहीं कहती कि मेरा ये धर्म है। तो राज्य सरकार, सरकार का या राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 4 नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का? प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का है। आपकी भी ज्योतिषी जन्म कुंडली मिलाते हैं ना, बैठे रहते हैं कलेक्ट्रेट के सामने, नशे देखते हैं, मिलाते हैं, बोले आपकी शादी तो जरूर होगी। 3 दिन संडे का गैप, अब लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं ना, जोड़े बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, बोले आपका कंफर्म काम हो गया, लो 500 को नोट। कोई कंफर्म को नहीं है। यदि आप किसी को चाहते हो तो उसके पिता के सामने आप इंस्पेक्टर बन के दिखाओ, पिता खुद जल कर आएगा, बोले ले जा, खुश रह तू तेरी जिंदगी में। तो जन्म कुंडली की बात कौन कहता है? ये के.एम. मुंशी कहता है। कौन कहता है? के.एम. मुंशी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की एक पवित्र दस्तावेज किसे कहा?
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये आप जान सकते हो, BRA। कौन? BRA, भीमराव अंबेडकर। BRA क्या कहते हैं कि संविधान एक क्या है? पवित्र दस्तावेज है। मतलब इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संविधान मतलब देश की एक आत्मा है। पूरा देश क्या है? संविधान है। और संविधान ही क्या है? देश। और भीमराव अंबेडकर की तो बात पूछिएगा ही मत, बड़ी टैलेंटेड खोपड़ी थी। RBI की बात कौन करता है? भीमराव अंबेडकर बात करता है। किसानों की बात कौन करता है? अंबेडकर करता है। दलितों की बात कौन करता है? अंबेडकर करता है। सारी बातें कौन करता है? अंबेडकर करता है। संविधान का निर्माता भी कौन? अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का इतिहास बड़ा गौरव में। आज तो इसको लोग जाति से जोड़ते हैं कि इस जाति का है, ये SC ST। मैं कह रहा हूं कोई जाति नहीं, इस व्यक्ति का इतना टैलेंटेड है। अपन को संविधान के 15 आर्टिकल याद नहीं होते, इसने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, आपको पता है। तो भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत संविधान एक क्या है? पवित्र दस्तावेज है। किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो एक वाद आता है बेरूबारीवाद। बेरूबारीवाद कब था? 1960। ये बेरूबारी है क्या, ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये भारत है, भारत के पास कौन है? बांग्लादेश है। यहाँ एक स्थान था जिसका नाम था बेरूबारी। ये 1958 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गुलाब नून के मध्य एक समझौता होता है बेरूबारी। और ये बेरूबारी भाग है जो किसे दे दिया जाता है? पाकिस्तान को दे दिया जाता है। किसे दे दिया जाता है? पाकिस्तान को दे दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिना संविधान संशोधन के कोई भी भारत का भूभाग आप दूसरे देश को नहीं दे सकते। इसी बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इस उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, भारतीय संविधान से क्या है? अलग है। अब इसके बाद क्या होता है? एक मामला और आता है इसे मिलता जुलता, केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामला 1973, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, संविधान में अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की पीठ। और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? भाग है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो देखो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो वहां लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय की बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई, राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की न्याय है भाई? 3 प्रकार की न्याय। तो कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जनसंख्या। राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य देखो पॉलिटिकल की भाषा में देश को ही क्या बोला जाता है? राज्य बोला जाता है। ठीक है। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखो एक तो होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। भाई बिना जनसंख्या कोई राज्य हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना जनसंख्या कोई राज्य नहीं हो सकता। दूसरा, भूभाग भी होना चाहिए, नहीं तो जनसंख्या पैर खटे रखी। तीसरा,
सरकार होनी चाहिए, बिना सरकार तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संप्रभुता। और संप्रभुता है तो राज्य का आवश्यक तत्व क्या है, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। और बाकी ये तीन इसमें नहीं है, ठीक है, ये तीन नहीं है और ये है, तो ये आंसर हो गया संप्रभुता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। और जैसे ही ये क्वेश्चन है आपको इंस्पेक्टर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं, या इंस्पेक्टर एकेडमी के किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। डायरेक्ट दिया जा सकता है, क्लास में भी दिया जा सकता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।